गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटे आज हम हमारा चैप्टर जो 3 वर्ग है इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था भूमि का उपयोग वो लोग किस प्रकार करते थे। आगे है कि जो भूमि है उस पर खेती किस प्रकार की जाती थी। नई कृषि प्रौद्योगिकी। नई प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी की जो कृषि की जाती थी उसमें कितनी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। मूल रूप से यानी कि बिल्कुल बेसिक रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का उपयोग होने लगा। यानी पहले तो लकड़ी से बने हुए औजार प्रयोग होते थे हल वगैरह, और बाद में ये लोहे के बनने लगे। ऐसे हल अधिक गहरा खोद सकते थे और सांचेदार पटरे सही ढंग से ऊपरी मृदा को पलट सकते थे। इसके फलस्वरूप भूमि में व्याप्त पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार हुआ। यानी पशुओं को हलों में जोतने का तरीका जो था उसमें भी सुधार हुआ। गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बांधा जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी। लोहे की नाल का मतलब जो उनके खुर थे उनके ऊपर लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे कि उनके खुर जो थे वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते थे, सुरक्षित रहते थे। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुत आयत में होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने स्थापित हो रहे थे। तो बेटे इसमें इस प्रकार नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था। आप इनको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। आप इनको खुद कीजिए बेटा, बहुत ही आसान है कि नई नई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी प्रयोग की जा रही थी। अब है चौथा वर्ग, नए नगर और नगरवासी। चौथे वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें चौथा वर्ग कौन सा था? नए नगर और नगरवासी। कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबंधित 3 क्षेत्र जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग 420 लाख थी, बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई। यानी कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। यानी कि अगर बेहतर आहार का मतलब कि अच्छा खाना उनको मिलेगा तो उससे जो लोग हैं, जनसंख्या है, उनकी अवधि जो है जीवन की जो लाइफ टाइम उनका ज़्यादा होगा। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। यानी उनकी आयु बढ़ गई। पुरुषों की तुलना में स्त्री और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पुरुष थे उनकी आयु ज़्यादा थी और महिलाओं की कम होती थी। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे, परंतु 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का बाहर सहने में सक्षम हुई तो नगर फिर से बढ़ने लगे। यानी कि धीरे धीरे पहले तो उनका पतन हो गया जैसे कि हमने पढ़ा था, लेकिन बाद में कृषि का विस्तार हुआ। तो कृषि का विस्तार होने से वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी, क्योंकि कृषि का विस्तार होगा, लोगों को अन्न जल सब कुछ प्राप्त होगा, जिससे कि वहाँ पर भी लोग रहने लगे और वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहाँ वे अपनी एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सकें। यानी कि धीरे धीरे जैसे खेती का विस्तार होने से उनके व्यापार भी वो करने लगे आसानी से, क्योंकि खेती ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि अपने परिवार के लिए रख के वो उसको बाकी को बेच सकते हैं। इसके लिए मार्केट बनाई गई, विपणन केंद्र विकास हुआ, नगरों के लक्षण विकसित होने, नगर का मतलब शहरों के जैसे उनके वहाँ रहने लगे। तो इस प्रकार वहाँ पे नए नगरों का विकास हुआ। नगर की हवा जो थी वो स्वतंत्र बनाती है। स्वतंत्र का मतलब कि जो लोग होते हैं वहाँ के वो काफ़ी फ्री होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता। एक प्रसिद्ध कहावत थी कि नगर की हवा जो है वो स्वतंत्र बनाती है। स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर नगरों में छिप जाते थे। यानी कि जो लोग गांव में रहते थे वो अपने आप को ज़्यादा स्वतंत्र करने के लिए वो गाँव से शहरों में चले जाते थे। अपने लॉर्ड की नज़रों से 1 वर्ष व 1 दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। स्वाधीन का मतलब है स्वतंत्र, यानी वो फ्री हो जाता था, इंडिपेंडेंट हो जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषिदास थे जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। भगोड़े का मतलब क्या है कि वो गांव से भाग कर आए हुए होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों जैसे साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई। जैसे कि बेटे आप जानते हो कि शहरों में जिन व्यापारों की, प्रोफेशनलिस्ट की उनकी आवश्यकता थी तो उनका विकास होने लगा। और
ये कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी था, जिसको गिल्ड भी कहते थे। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। यह अनुष्ठानिक समारोह के लिए था, जहां गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। यानी कि जो श्रेणी सभागार था, श्रेणी सभागार का मतलब क्या है कि जो गिल्ड थे उनके मीटिंग हॉल बने होते थे और वहाँ पे वो फॉर्मल रूप से उनकी मीटिंग्स वहाँ पे होती थी। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रति भोज और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था और सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। तो इस प्रकार वहाँ पे काफ़ी प्रीति भोज का मतलब था खाना जो वहाँ पे होता था विवाह के समारोह में या अन्य किसी समारोह में, तो ये लोग वहाँ पर आते थे और जो सराय वाले थे वो यात्रियों की देखभाल करते थे। यानी कि सराय का मतलब जहाँ पे लोग जैसे कहीं लंबी यात्रा पे जा रहे हैं और उनको ठहरने के लिए जगह चाहिए, वहाँ पर वो रुकते थे। तो बेटे आप इस प्रकार ये सारे पढ़ोगे कि किस तरह से वहाँ पे ये व्यापार वगैरह विकसित हुआ। आगे है कैथेड्रल नगर। कैथेड्रल तो चर्च को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। यानी चर्च को दान देना ताकि चर्च का भी काम चल जाए और अमीर लोग जो थे, अमीर व्यापारी जो थे वो उनको मतलब उनके पास बहुत सारा धन होता था और वो उसको खर्च करने का एक ढंग था उनका। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। कैथेड्रल कहलाने वाले, कैथेड्रल जिसको कहा जाता था, इस प्रकार के बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा था। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। हालांकि जैसे कि बेटा मठों की संपत्ति थे वो, लेकिन लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में काफ़ी सहयोग दिया। यानी कि लोग भी चाहते थे कि जो चर्च हैं वो काफ़ी अच्छे बने हुए हों। कैथेड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में 1 वर्ष लग जाते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और जब इनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। बेटा जैसे आपको पता है कि जैसे चर्च वगैरह, मस्जिद हो, मंदिर हो, तो उनका विकास होने के साथ साथ जैसे आसपास भी काफ़ी जनसंख्या रहने लग जाती है, क्योंकि उनको आमदनी के साधन मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार ये कैथेड्रल हो जा धीरे धीरे तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे छोटे नगर भी विकसित हो गए। तो बेटे ये आप बहुत ही आसान है, इसको आप खुद रीड करोगे कि किस प्रकार से वहाँ पे क्या क्या बना हुआ था। और जैसे अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे, जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे। यानी कि वहाँ पे जो कांच की खिड़कियाँ थी उन पर चित्र बनाए गए थे बाइबल के। तो जैसे मंदिरों में बने हुए होते हैं, मंदिरों में आमतौर पर सबको देखने को मिलते हैं, देखे भी हुए होंगे सभी ने कि भगवान के जैसे चित्र बनाए हुए होते हैं। तो अनपढ़ व्यक्ति भी उनको बड़ी आसानी से पढ़ सकते थे, चित्रों को देख के समझ जाते थे। 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। यानी देखो यूरोप में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से विकास हो रहा था, लेकिन 14वीं सदी की शुरुआत तक इसका विस्तार बहुत ही स्लो हो गया। ये 3 कारण थे जिसको हम पढ़ेंगे। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तो इस प्रकार वहाँ पे क्या हुआ कि पैदावार वाले मौसम का मतलब कि वहाँ पर जिन मौसम में फसलें होती थी उस मौसम में वो टाइम काफ़ी कम रह गया और ऊंची भूमि पर फसल उगाने काफ़ी कठिन हो गया, क्योंकि ऊंची भूमि पर फसलें पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ पर सारे साधन नहीं ले जा सकते। तूफानों और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चरागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 अक्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ था। चरागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई थी। चरागाह का मतलब क्या होता है बेटे कि जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, उनकी कमी के कारण पशुओं की संख्या में काफ़ी कमी आ गई थी। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसका तत्कालिक परिणाम था अकाल। यानी कि जनसंख्या तो बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन जो संसाधन थे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कम पड़ने लगे, जिसका
परिणाम क्या हुआ? अकाल, यानी अकाल पड़ गया। 1315 और 17 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। बेटे आपको ये टाइम बहुत अच्छे से याद करना है कि भयंकर अकाल कब पड़ा, 1315 से 1317 के बीच। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौत हुई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आने लगी, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसी कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा। शुद्धता, मुद्रा में चांदी की शुद्धता का मतलब कि जो करेंसी थी, मुद्रा थी, उसमें चांदी कम करनी पड़ी और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं व 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए, जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। यानी कि पोत का मतलब जैसे बंदरगाहों पर जहाज आते थे दूसरे देशों से, काफ़ी व्यापार बढ़ गया था उस टाइम पे, तो उनमें चूहे आए, जिससे कि एक बीमारी का संक्रमण होने लगा, जो ब्यूबोनिक प्लेग कहा जाता था। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग रहा था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कवलित हो गए, यानी कि इससे प्रभावित हुआ बहुत बुरी तरह से, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहाँ की जनसंख्या का 40% तक थी। व्यापार केंद्र होने के कारण नगर जो थे वो सबसे अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि जो हमने जैसे अभी पढ़ा था कि नगर जो थे, शहर जो थे, वो ट्रेड सेंटर थे, व्यापार केंद्र थे, और वो ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना होता था। बंद समुदाय में जैसे मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता था तो सबको इससे बीमार होने में देर नहीं लगती थी। यानी प्लेग की बीमारी जैसे इन्फेक्शन की बीमारी थी और वो सभी उसकी चपेट में आ जाते थे, और सभी प्लेग जो शिशु, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 1360 और 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई। तो इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। सामाजिक विस्थापन का मतलब क्या है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे जहां पर उन्हें लगता था कि ये बीमारी कम है और जहां पे हमारे इनकम के सोर्सेज होंगे। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में बहुत कमी आ गई, क्योंकि लोग वहाँ से विस्थापन करने लगे, यानी कि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत उनको सहन करनी पड़ी। तो बेटा इस पर बचा हुआ श्रमिक बल अपनी पुरानी दरों से दुगने की मांग कर सकता था। अब जो श्रमिक थे, यानी कि जो मजदूर थे, कर्मचारी थे, वो क्या कर रहे थे कि मजदूरों की संख्या कम होने की वजह से वो कहते कि हमें जो पहले मजदूरी दी जाती थी उससे डबल दी जाए, क्योंकि उनकी जैसे पूर्ति कम हो गई थी, तो इस वजह से इनकी जो मजदूरी थी वो उनकी ज़्यादा डिमांड करने लगे थे। सामाजिक असंतोष, इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। लॉर्ड जो थे उनकी आमदनी बुरी तरह, क्योंकि संकट की स्थिति आ गई थी। मजदूरों की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। मजदूरी की दरें बढ़ने लगी क्योंकि लोगों की संख्या कम हो गई थी, कर्मचारियों की, मजदूरों की, लेबर की, और जो कृषि से संबंधित जो प्रोडक्ट थे उनके जो रेट थे वो काफ़ी कम हो गए थे, जिससे कि जो लोड थे इनकी आमदनी काफ़ी कम हो गई। निराशा में उन्होंने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया जिसे उन्होंने हाल ही में अपनाया था, और उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया। इसका कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया, यानी कि वो विरोध करने लगे। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए। ये बेटे आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से कि कहाँ कहाँ उन्होंने किए। 1323 में कृषकों ने कहाँ पे किया? फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में। यद्यपि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीकों से उन स्थानों पर हुए जहां आर्थिक विस्तार के कारण समृद्धि हुई थी, यानी कि जहां पे ज़्यादा विस्तार हुआ था उन्हीं लोगों को उन्हीं जगहों पर ये इस प्रकार के ज़्यादा बर्बरतापूर्वक विद्रोह किए गए और उनको हिंसक रूप से वहाँ पे उनको रोकने की कोशिश की गई। यह इस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पिछली सदियों में उनको बहुत सारे लाभ हुए थे और उनको आदत पड़ गई थी इस प्रकार के लाभ कमाने की। तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोहों की तीव्रता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा
नहीं जा सकता। कृषक विद्रोहों की तीव्रता ने, कृषक जो थे उनके विद्रोहों की जो इतने तीव्र जो उनके विद्रोह थे, उस उन्होंने ये कह दिया कि सामंती रिश्तों को फिर से लादा नहीं जा सकता, भी आप हमारे ऊपर ये सारे जो नियम है उनको लाद नहीं सकते। धन अर्थव्यवस्था काफ़ी अधिक विकसित थी जिसे पलटा नहीं जा सकता था। इसलिए यद्यपि लॉर्ड विद्रोहों का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि दास्ता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे। यानी कि जो लॉर्ड थे वो विद्रोह तो कर रहे थे, विद्रोह का दमन तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन जो किसान थे ना, उन्होंने इस बात को बड़ा पक्का कर लिया था कि अब वो किसान जो हैं उनके दास बन के नहीं रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक परिवर्तन किस प्रकार हुए। राजनीतिक हलकों में हुए विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ होते रहे। 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक एवं वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए नए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लगे। इतिहासकार क्या कहने थे उनको? नए शासक, न्यू मोनार्क्स। फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्समिलन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे। निरंकुश का मतलब बेटे आपको पता ही होगा कि जिस पे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, यानी कि जो शासक हैं ये अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, जनता की इनको कोई परवाह, प्रजा की कोई परवाह नहीं होती। जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। यानी कि जो ये राजतंत्र था, इनकी सफलता का महत्वपूर्ण कारण क्या था कि होने वाला सामाजिक परिवर्तन। जागीरदारी और सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन का मतलब कि मर्ज होना, मिल जाना, और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया। राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के सामने टुकड़े टुकड़े हो गया था। अब करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होने लगा जिससे वे पहले से बड़ी सेनाएं रख सकें। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो शासक थे उनकी काफ़ी आमदनी होने लगी, उन्होंने टैक्स वगैरह बढ़ा दिए, तो उनकी सीमाओं की रक्षा और विस्तार किया गया और जो प्रतिरोध हो रहे थे उनको उन्होंने दबाया। तो जो अभिजात वर्ग था उसने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक चतुरतापूर्ण परिवर्तन किया। क्या किया उसने? नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्द ही अपने को राजभक्तों में बदल दिया। यानी कि अब उनका बहुत शोषण होने लगा था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा, तो उन्होंने क्या किया, वो राजभक्तों में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाने लगा। निरंकुशता को क्या कहा जाने लगा कि सामंतवाद का एक सुधरा हुआ रूप है ये। वास्तव में लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा में शासक थे राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए उनको, परंतु नई शासन व्यवस्था कई महत्वपूर्ण तरीकों में अलग थी। यानी कि जो नई महत्वपूर्ण शासन जो चेंजेस किए गए थे वो अलग थी। शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहाँ राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। तो इस प्रकार उनमें चेंज आ गए। सभी राजतंत्र चाहे वे कितने भी कमजोर या शक्तिशाली हों, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता हो। धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिया या प्राप्त किया जा सकता था। तो बेटा इस प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे उनको भी अपने उसमें चेंजेस लाने पड़े शासन व्यवस्था में, और ताकि सभी लोगों को वो साथ लेके चल सके, उनका सहयोग प्राप्त कर सकें। इंग्लैंड में जो हुआ वह बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो मैक्सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, वे हाउस ऑफ कॉमन्स जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो बेटे आपको ये ना वर्ड्स जैसे दिए हुए हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी जो हम लॉर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है इसमें,
तो जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे वे हाउस ऑफ कॉमन्स यानी हाउस ऑफ कॉमन्स जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे वो शामिल थे। राजा चार्ल्स प्रथम ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। राजा चार्ल्स प्रथम ने एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया, यानी पार्लियामेंट के बिना ही उसने शासन किया था। तो जब उसको जरूरत महसूस हुई तो उसको जरूर बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राण दंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई। परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनः स्थापना हो गई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। अब बाद में क्या हुआ कि पार्लियामेंट का जो सिस्टम था वो चलता रहा। वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार है और इंग्लैंड में राजतंत्र है। ये बेटा आपको ध्यान रखना है। इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहासों ने अलग अलग दिशाएं अपनाई। तो बेटे आप अपना चैप्टर ये यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। आपको ये बड़े ध्यान से इसको समझना है और पढ़ना है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू।